प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का, और कल की कक्षा तक हम लोग इसके विसर्ग संधि में दिए हुए पृष्ठ संख्या 62 पर हल सर्वेशम सूत्र तक अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का अध्ययन इस पृष्ठ संख्या 63 पर नीचे में सबसे पहले दिए हुए इस रोसूपी सूत्र से प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और मित्रों, हम लोगों को विसर्ग संधि में मात्र 5 सूत्र बचे हैं शेष, जिनका कि हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आज की कक्षा में इन 5 सूत्रों को समाप्त करके तब यह अंत में चर्चा कर लिया जाएगा कि आगे क्या प्रारंभ किया जाए। इसी के आगे का संज्ञा प्रकरण, जो कि तीसरा सोपान है ना, या फिर कारक प्रकरण इत्यादि अध्ययन ये प्रारंभ किया जाए। तो पहले हम लोग इस सूत्र को देख लेते हैं। यह कैसा सूत्र है मित्रों? तो देखिए, यह विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? तो न को रुत्व का विधान करता है। कंडीशन देखते हैं। तो कर देखिए, रह असूपी, असूपी प्रथमा एक वचन, सप्तमी एक वचन, है ना, यानी कि अशुप परे होने पर। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं मित्रों अशुप, चूंकि अशुप के परे होने पर यह सप्तमी का एक वचन है। ठीक, यहाँ धन का चिन्ह लगा लेते हैं। अब इसके पहले कहते मित्रों, अब तो कोई वर्ण है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? तब कर हम लोग आहन की अनुवृत्ति ले लेंगे पिछले सूत्र से। इसके पहले अध्याय में सूत्र आया हुआ है आहन। ठीक, अब इसके हम लोग आहन को अनुवृत्ति ले लेंगे। अब आ गया, कर आहन को रह अर्थात रु आदेश हो जाए इसके नकार को, है ना। तो इसके नकार को रकार आदेश हो जाए अशुप परे होने पर। अर्थात अशुप का मतलब हुआ कि अगर कोई विभक्ति न हो तब, यदि कोई विभक्ति न हो इधर तब, यदि इधर का पद कोई अगर विभक्ति लगा हुआ है तो फिर उसको नहीं होगा, तब आहन के न को रह। राइट, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके उदाहरण में। हम लोगों के जो पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ? आहन धन आह। ठीक, यही दिया हुआ है, आहन धन आह, है ना। वैसे मित्रों, यह सूत्र परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। यह सूत्र परीक्षा में प्रायः इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस सूत्र में कुछ गहराई भी है ना। लेकिन हमको लगता है कि इसको जानना विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अगर इसके संपूर्ण अगर प्रक्रिया में मित्रों हम लोग जाएंगे तो अहन शब्द होता है। इस अहन शब्द को नित्य विषयों से द्वित्व होता है। द्वित्व हो जाने के बाद स्वमूर्ण पुरस्कार सूत्र से इसके शुभ आदि का लोप होता है। उसके बाद न लुमता संग न लुमता अंगस सूत्र आता है। इसके बाद न को र करता है। इसमें और भी प्रक्रिया, तब जाकर के रोसूपी हमारा सूत्र फिर से लगता है, तब अहर गढ़ा यह सिद्ध होता है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि टीजीटी इत्यादि के लिए वो बाहर की चीजें होगी। हम लोग उधर जाएंगे तो आप लोगों को सर के ऊपर से उड़ने लगेगा, क्योंकि अहन वाले इस सूत्र पर भी बड़ा पंचायत है ना, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो पुस्तक में हम लोगों के जो पुस्तक में दिया हुआ है अहन धन आह, यही से सिद्धि करके और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करके आगे बढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर ये आहन शब्द आ गया है। यहाँ पर यह अहन शब्द आ गया है, और इसके बाद मित्रों जो ये अह है ना, ये जो अह है यहाँ पर, तो यह अशुप है। चूंकि हमने अभी कहा ना कि स्वमूर्ण पुरस्कार से लोप हो जाता है ना। तो ये बातें यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, यह अशुप है। अशुप होने के कारण इसके ना को मित्रों क्या हो जाएगा? र। ठीक, अहर धन अह, है ना, यह हो गया। अब हम लोग इसको मित्रों ये मिला देंगे और चला जाएगा र में, और बना लेंगे क्या? अह रह, अह रह। ठीक, ये बना लेंगे। आगे बातें समझ में। अब देखिए अर्थ हो जाएगा प्रतिदिनियों का, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। बाद में हम लोग स्वादुत्पत्ति करके लगा लेंगे अह रह, है ना। अर्थात प्रतिदिन क्या हो जाएगा मित्रों? प्रतिदिन। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर जो परीक्षा की बातें क्या हो जाएंगी, परीक्षा के लिए जो प्रश्न हो जाएगा मित्रों, है ना, वो हो जाएगा अहन धन अह, अहन धन अह, विसर्ग लगा लेंगे सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अहन धन अह। ठीक, यहाँ पर किस सूत्र से इसके नकार को रकार हुआ है, किस सूत्र से इसके नकार को रकार हुआ है, तो देखिए रो सूपी से इसके नकार को रकार हुआ है ना। यह परीक्षा में जो अब तक पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है कि अहन धन अह मिलकर क्या होता है मित्रों, इसका संधि। तो हम समझ रहे हैं इतना बार ये पूछा जा चुका है कि फेमस हो चुका है। अहरह क्या हो जाएगा, अहरह, यह चूंकि बहुतों बार यह पूछा जा चुका है तो हम समझ रहे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अब इस तरह से पूछ देगा कि अहन के न को रकार किस सूत्र से हुआ है, रो सूपी सूत्र से कि रोरी सूत्र से, तो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए मित्र याद कर लेना कि अहन के न को रकार रो सूपी सूत्र से हुआ। ठीक, अब इसी का देखिए, अब बाकी इसमें से कोई, हाँ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रो सूपी कैसा सूत्र है, यह रो सूपी कैसा सूत्र है, क्या करता है, विधि सूत्र तो है लेकिन क्या करता है, ना को रुत्व करता है, र का लोप करता है, क्या करता है। ठीक, तो याद रहे कि ना को र आदेश करता है। ठीक, चलिए अब इसी का मित्रों जो दूसरा उदाहरण है, अब उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना। दूसरा उदाहरण हम लोगों का क्या है, अहन धन गण, अहन धन गण। अगर देखा जाए मित्रों तो अगर इसको इस तरीके से अगर लिख करके अगर समझेंगे हम लोग तो बल्कि आप लोगों को बेहतर होगा। अहर गण यही बनता है। अब इसको अगर हम लोग अलग अलग कर लिया जाए तो मित्रों देखिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, यह भी आप लोग परीक्षा के लिए नोट कर लीजिए कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। मान लेते हैं इस बार संधि पूछता है, अगर इस बार आप लोगों से पूछ दे समास कौन सा है तो यह याद कर लीजिए कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है अहरगण में, अर्थात दिनों का समूह, अहन अर्थात दिनों का समूह, इसको एकदम नोट कर लीजिए। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ दे, क्योंकि यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि अहर गढ़ा का संधि विच्छेद का होगा, अहन धन गढ़ा का संधि क्या होगा, लेकिन हो यह नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ दे, इसको नोट कर लीजिएगा। बाबूराम सक्सेना में नहीं मिलेगा यह। अब इसका अगर हम लोग मित्रों अगर अलग अलग किया जाए तो देखिए इसका क्या होगा, अहन धन गण। अब बाकी समास की प्रक्रिया में आ जाइए आप लोग, है ना। अहन, ठीक, अहन में क्या कौन सी विभक्ति लगी है मित्रों, आम, चूंकि षष्ठी है तो षष्ठी में आम लगा देंगे। अब इसके बाद है गण, गण में लगा देंगे हम लोग मित्रों सु। अब बाकी प्रक्रिया में हम लोग इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। यह कौन सा विग्रह हो जाएगा, अलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह मित्रों समास तो आप लोगों को पढ़ाई चुके हैं और आप लोग भी जानते होंगे। इस आम और सु की विभक्तियों क्या हो जाता है, लोप। जब लोप हो जाता है मित्रों तो क्या बचता है, आम नहीं अहन, क्या बचता है, अहन, अहन धन गण। अब यह बचता है ना, अब यह बच गया। अब इसी जगह पर हमारा ये सूत्र काम कर जाएगा, रोसूपी। किस अहन के ना को रो हो पर में यदि कोई अशुभ हो अर्थात विभक्ति न हो तो। अब इस ना को र अगर हम लोग कर देंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, अहर धन गण। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, र ग के ऊपर चला जाएगा, है ना, अहर गण। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो प्रयोग कर नहीं सकते, इसके बाद सुआदि की उत्पत्ति तो करनी ही पड़ेगी और सुआदि की उत्पत्ति करके बना लेंगे हम लोग अहर गढ़। ठीक, अर्थात दिनों का समूह सिद्ध हो गया। तो ये रहा मित्रों, अगर इसमें जो है पूछ दिया जाए नकार को रकार किस सूत्र से हुआ, न को रा किस सूत्र से हुआ है तो रोसूपी सूत्र से हुआ है। इसका संधि क्या होगा, अहन धन, है ना, अहन धन गण का संधि अहर गढ़। इसका इसमें समास कौन सा है तो षष्ठी तत्पुरुष समास, दिनों का समूह। ठीक, तो हम समझते हैं मित्रों कि अब यह आप लोगों का पूर्ण हो गया और इसके आगे भी जो अन्य शेष उदाहरण शब्द दिए हैं उसको देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र के ये तरफ, रोरी। तो देखते हैं इस अगले सूत्र रोरी को मित्रों। यह भी कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है ना।
विधान करता है, किसका लोप का विधान करता है, र का। मित्रों ये जो रो सुपी रोरी सूत्र है ना, ये याद करने वाली चीज है, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा, क्योंकि यह परीक्षा में प्राय इनके क्या करता है यही पूछा जाता है अक्सर करके विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग क्या कर रहा है। कर यदि र के बाद, है ना, रो री अर्थात री सप्तमी एक वचन, तो मित्रों अगर र पर में होता है तो कर है, तब इस र का लोप हो जाता है। र का लोप हो, र के परे रहते, बस यही रोरी यहाँ आकर के कहता है। अब लेकिन इसका उदाहरण देखने से पहले हम लोगों को इसी के आगे जो अगला सूत्र दिया हुआ है हम लोगों की पुस्तक में, है ना, दूसरे नंबर पर उसी के आगे ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा, उसको भी देख लिया जाए, है ना। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। अब इस सूत्र को देख लेंगे मित्रों, तब इसका उदाहरण समझ में आ जाएगा। अब यह क्या कहता है सूत्र, कहता है कि ढ, ये जो ढ है तो इसमें ढ भी छुपा हुआ है और र भी छुपा हुआ है, तो कह रहे हैं कि ढ और र इन दोनों का यदि लोप हुआ हो, यदि लोप हुआ है, लोप यानी कि लोप हुआ हो, तो पूर्वस्य इसके पूर्व वाले वर्ण की दीर्घ माने दीर्घ हो जा अड़ अर्थात अड़ प्रत्याहार के होने पर, यानी इधर मित्रों जो अड़ प्रत्याहार का वर्ण रहेगा ढ और र, यहाँ पर तो इस सूत्र ने तो सिर्फ र का ही लोप किया, लेकिन यह सूत्र ढ को भी जोड़ दे रहा है कि अगर कहीं ढ का भी लोप दिख जाए तो वो भी, और कहीं र का लोप दिख जाए तो वो भी। इसके पूर्व में यदि कोई अण प्रत्याहार का वर्ण है तो उस अण प्रत्याहार के वर्ण को मित्र क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए, बस इतना ही कह रहे हैं। तो उदाहरण अब देखते हैं हम लोग, है ना। उदाहरण में देखिए पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते, यही उदाहरण में हम लोगों की। अब देखिए यहाँ पर र और र दिख गया, तब हमारा रोरी काम कर जाएगा, और जब रोरी काम कर जाएगा मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनर्धन रमते, अर्थात एक र का लोप, एक इस र का लोप, किस सूत्र से मित्रों, किस सूत्र से, एकदम लिख लीजिए, रोरी सूत्र से, रोरी सूत्र से इस र का लोप। अब हम लोगों का ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा आएगा, और यह कहेगा इस रकार के पहले, अब देखिए यह र का लोप हुआ है, यही कह रहा था कि जहां र का लोप हुआ हो, इस र के लोप के पहले यदि कोई अण हो तो इसमें देखिए मित्रों अयुड़ा, नकार में जो आकार है वह अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। जब अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा तो ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घों से इसको क्या हो जाएगा, यह दीर्घ, और दीर्घ होकर के हो जाएगा मित्रों पूना रमते, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं पूना रमते। तो यहाँ पर दीर्घ किस सूत्र से हो गया है मित्रों, तो सीधे सीधे लिख लीजिए ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो ढ। आगे बातें समझ में। अब परीक्षा में आप लोगों से जो पूछा जाएगा यही उदाहरण मित्रों, यह तो कई बार पूछा जा चुका है, इसमें कोई संशय नहीं कि पुनर्धन रमते क्या बनेगा, तो पूना रमते, यह तो कई बार पूछा जा चुका है। हम समझते हैं टीजीटी की तैयारी करने वाले हर छात्रों को यह याद भी होगा, है ना। अब ऐसे हो सकता है ना पूछ करके यह पूछ दे, है ना, कि यहाँ पर नकार में आकार को किस सूत्र से दीर्घ हुआ है ना, तो ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा सूत्र से, या फिर मित्रों ऐसे भी देखिए कि ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा, है ना, यह या इस तरह से कर दे कि ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा सूत्र इसके, है ना, रकार के पूर्व में किस प्रत्याहार के वर्णों को दीर्घ करता है, तो याद रहे कि अण प्रत्याहार के वर्णों को यह दीर्घ करता है। अब प्रश्न को घुमाए, यह तो मित्रों एकदम रटा रटाया हुआ है, हम लोगों को उन प्रश्नों को खोजना है जो तक परीक्षा में नहीं पूछे गए, जिस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ पर र को लोप किस सूत्र से हुआ मित्रों, तो रोरी सूत्र से। आगे बातें समझ में। चलिए अब इसी के आगे देखिए दिया हुआ है और भी कुछ, हरीश धन रम्य और शंभुर धन राजते, कबीर धन रचयति, यह सब बाकी उसी प्रकार से सिस्टम है।
बिल्कुल सरल है, उसको देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ फटाफट। ठीक, तो देखते हैं इस अगले सूत्र को। एतत्तदो सुलोपोकोरनय समासे हलि। अब यह कैसा सूत्र है मित्रों, क्या करता है कि यह भी जो है विधि सूत्र है और विधान क्या कर रहा है, लोप का विधान कर रहा है। किसके, स के लोप का। किस कंडीशन में, अब भाई मित्रों कंडीशन थोड़ा सा है तो हौच पौच लिए हुए सूत्र, लेकिन एकदम सरल शब्दों में हम लोग इस प्रकार समझते हैं। एक तरफ देखिए एतत् है ना, एतत् दो यानी कि दो वचन एतत् और तत्, जब अलग अलग कर लेंगे मित्रों तो यह हो जाएगा एतत् और तत्। इन दोनों शब्दों के सुलोपो, करें कि सु का लोप हो। ठीक, इन दोनों शब्दों के सु का लोप हो। राइट, क्लियर हो गया इतना कि एतत् और तत् के सु का लोप हो। अब यहां पर चले आते हैं कि हलि, अर्थात हल प्रत्याहार का वर्ण परे रहते। यहां कोई यदि हल प्रत्याहार का वर्ण है तो इनके एतत् और तत् के सु का लोप हो। इतना तक तो हम समझ रहे हैं मित्रों, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि एतत् और तत् के सु का लोप हो, हल प्रत्याहार का वर्ण परे रहते। लेकिन यह लोप का जो विधान किए मित्रों एतत् और तत् का, दो शर्तों के साथ। और एक तो हल का शर्त यहाँ पे रखे हैं, लेकिन दो और शर्त रख दिए। क्या, तो कह रहे एक तो अकोह नय समासे, एक तो कह रहे अको अर्थात ककार रहित, है ना। यह जो सु का लोप है तब होगा जब कह रहे कि ककार रहित हो। ककार या फिर कह रहे क से रहित, सीधे हम लोग कर ले क से रहित, क से रहित, आराम से समझ में आएगा सरल शब्दों में कि यदि यह मतलब तकार जो है कि क से रहित हो, अर्थात यह सु के पूर्व में कोई क न आवे। ठीक, यह क से, यह सु जो है क से रहित होना चाहिए, तब इसका लोप होगा। एक कंडीशन यह भी रख दिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि अगला कंडीशन है कि नए समास से, अर्थात अगर समास हो तो समास में नहीं। ठीक है ना, नए समास है अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि समास में नहीं। ठीक, तो इसको भी कर ले हम लोग असमासे कर लेते हैं। चलिए असमासे, है ना, असमासे अर्थात इस तरीके से कर ले कि नए समास में नहीं, बल्कि इस तरीके से कर लेंगे क्योंकि नए समास जब होगा तभी इसको नहीं होगा मित्रों। तो नए समास में नहीं होना चाहिए, नए समास में न हो। ठीक, थोड़ा सा जगह है, नए समास में इसका नहीं होगा। आगे अब देखिए इसका, अब हम लोग मित्रों एक उदाहरण तो इसका देखेंगे, एक उदाहरण इसका देखेंगे, एक उदाहरण इसका देखेंगे, यानी तीन उदाहरण हम लोगों को अब देखना होगा। तो अलग अलग करके देखिए, हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब अलग अलग करके अगर देखा जाए तो चलिए इसको देखते हैं। पहले हम लोग एतत् तत् का देख लेते हैं। जैसे शशधन, क्या उदाहरण दिया हुआ है, शशधन शंभु, शशधन शंभु, यह उदाहरण है। अब देखिए मित्रों, यहां पर आप लोगों हम लोगों को जो स दृष्टिगत हो रहा है, इसके बाद देखिए स आया हुआ है ना, इसी में सह तौ ते वाले में जो हम लोग सु आदि की उत्पत्ति कर देते हैं, ये वही वाला है। अगर स यहाँ पर दिख गया, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है मित्रों स। यह भी देखिए हल प्रत्याहार का वर्ण है। अब यहाँ पर देखिए यह तत् का शब्द है, तत् के बाद ये सु का लोप हो जाएगा, हल प्रत्याहार परे रहते। बाकी क से रहित है, इसके पूर्व में कोई क है नहीं, और यह नए समास है नहीं, नए समास भी नहीं है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का लोप होकर के बराबर सशंभु, सशंभु। आ गई बातें समझ में, कोई समस्या नहीं। और इसी तरह से मित्रों एतद का भी जो उदाहरण दिया हुआ है, ये तो तत् का रहा। अब एतद का जो दिया हुआ है, एषस विष्णु, अर्थात मित्रों क्या दिया हुआ है, एष विष्णु, है ना, एष विष्णु। ठीक, यही बात है ना, यही दिया हुआ है एष विष्णु। यह एतत् का उदाहरण हो गया, बाकी सब प्रक्रिया सेम रहेगी। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि पहले, अच्छा इसको देख लेते हैं नए समास से।
कि नए समास का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मित्रों देखिए दो उदाहरण हम लोगों के पुस्तक में दिखता है, एक अशः शिवः, एक अनेशः शिवः। इसको देखते हैं। एक देखिए है अशः शिवः, है ना, अशः शिवः, और एक है अनेशः शिवः। ये दोनों उदाहरण है। चलिए अब इसको देख लिया जाए। तब देखिए यहां पर, अच्छा पहले इसको कुछ और नीचे ही लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिद्ध करने में सरलता होगी। पहले चलिए अच्छा आशा शिवा को ही देख लेते हैं, उसके बाद अनेशा को देख लेंगे हम लोग। आशा शिवा यहाँ पर देखिए मित्रों, यानी कि अशिवा, यानी कि जो शिव ना हो। तो मित्रों यह देखिए नए समास है ना। तो यह जब नए समास है तो नए समास में जब हम लोग इसको जब यहाँ पर सकार को जब इस तरीके, अरे विसर्ग को जब सकार कर लेंगे आशा शिवा, है ना, तब अब इसके परे देखिए है तो एतत् करो, लेकिन यहाँ पर ये तत् शश आया है ना, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिए थोड़ा सा। ये तत् वाला शब्द है ना शश, इसके पूर्व में देखिए यानी कि नए समास का प्रयोग किया गया है ना। तब कह रहे अब इसके इस सकार का आप लोप नहीं करेंगे, तब इसके इस सकार का लोप नहीं करेंगे आप, क्योंकि यह नए समास है, नहीं करना है। अब जब नहीं करेंगे इसके श का लोप मित्रों, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों को अब इस तरीके से तो संधि कर भी नहीं सकते। अब सूत्र लगाएंगे, है ना, वासरी आएगा, वासरी से विकल्प करके विसर्ग होगा, पक्ष में विसर्जनीय से सा भी लगेगा मित्रों। इसके बाद इसको चुनाशु करके हम लोग इसको क्या आप कर लेंगे। यद्यपि हम लोगों के बाबूराम सक्सेना में यह संधि करके दिया नहीं है, लेकिन इसका जो संधि हो जाएगा मित्रों इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, अशिवः। ठीक, इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, चूंकि पुस्तक में दिया नहीं हुआ है अशिवः। चूंकि इसके सकार को मित्रों फिर क्या होगा, हम लोगों का वासर लगेगा, विसर्जनीय स लगेगा, इस्तो लगेगा, फिर इसके सकार को स्तुत्व करके स हो करके इधर शिवा वाला जोड़ देंगे, हो जाएगा मित्रों अशिवः। आगे बातें समझ में। चलिए अभी और भी इसका देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें प्रश्नोत्तरी अब किया जाएगा। अब इसी प्रकार से मित्रों क्या है अगला वाला उदाहरण हम लोगों का, अनेशः शिवः। ठीक, अनेशः शिवः, है ना, अनेशः शिवः। अब यह भी मित्रों उसी तरह से हम लोग ये कर लेंगे प्रक्रिया जो कि हम लोग यहाँ पर किए। यह भी नए समास का उदाहरण है, लेकिन एतत् का उदाहरण है। ठीक, तो इसके सकार का लोप नहीं होगा और संधि होकर के क्या हो जाएगा मित्रों, अनेशः शिवः। ठीक, इसको भी इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, है ना, हो गया। अब देखिए यह दोनों, ये तो हम लोगों का नए समास का फाइनल हो गया। अब हम लोग मित्रों चलते हैं क से रहित, अर्थात ककार से रहित होना चाहिए। यदि क से सहित है तब फिर लोप नहीं होगा। तो यहाँ तो ककार से रहित वाले का मित्रों हम लोग उदाहरण यहाँ पर सस में देख ही चुके हैं। अब ककार से सहित वाला अर्थात क से सहित वाला उदाहरण देखते हैं। तो हम लोगों के मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है एषकः हरिणः। क्या दिया हुआ है, एषकः हरिणः। ठीक, एषकः हरिणः। अब यहाँ पर मित्रों अगर विसर्ग को हम लोग स आदेश कर देते हैं तो इसको स आदेश करने पर यहाँ पर पूर्व में क्या मिल जाएगा, ककार। ठीक, चलिए हरिणः को भी लिख लेते हैं। अब पूर्व में क्या प्राप्त हो जाएगा मित्रों हम लोगों का क। तब ये तुरंत आ जाएगा कि क से रहित होना चाहिए। यदि क से अगर सहित हुआ तो फिर इसका लोप नहीं होगा, है ना। अब मित्रों इसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग अब कर लेते हैं, परीक्षा में प्रश्न किस किस प्रकार से खोद करके पूछा जाएगा यहाँ पर। तो देखिए पहली बात कि शश धन शंभु, है ना, यहाँ पर सकार का लोप किस सूत्र से हुआ है, तो एतत् तदो सुलोपों से लगा दीजिएगा। ठीक, अशः शिवः। ठीक है ना। अब यशः शिवः में अगर पूछ देगा मित्रों यहाँ पर, अब इसमें देखिए तीन सूत्र लग, अरे दो सूत्र, इस तो स्नाशु भी लग गया है और जो है कि विसर्जनीय से भी लगा है ना। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा उस प्रकार से इसका उत्तर देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मित्रों
अगर व्यंजन संधि में कुछ हमारे भाई बहन कमेंट्स कर रहे हैं कि सर व्यंजन संधि में अगर पूछ दिया जाए यहाँ पर कौन सा संधि है, अगर वहां पर हम कह रहे खरिच भी उसमें लग रहा है और उसमें तो स्नासु भी लग रहा है, कई सूत्र लग रहे हैं, तो उसको हम चत्व संधि कहेंगे कि चुत्व संधि कहेंगे कि कौन सा कहेंगे। तो इसका देखिए सीधा सा समाधान है कि जो लास्ट में हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है हम उसी को कर ले। यद्यपि प्रायः ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, है ना, उसमें यह पूछा जाएगा किस सूत्र से इसको चर आदेश हुआ है, किस सूत्र से इसको च्युत्व आदेश हुआ है, ये सब पूछा जाएगा। यदि ऐसा पूछे तो जो लास्ट वाला रहेगा हम वहीं पर लगा लेंगे। ठीक, अब इसी तरह से मित्रों इसका भी प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि सस धन शंभु का संधि क्या होगा, सशंभु। एशस है ना, एशस धन विष्णु का संधि क्या होगा, एस विष्णु। ठीक, यह सब हम लोगों का इसमें प्रश्नोत्तरी हो जाएगा। थोड़ा सा माथा पच्ची करने वाला यह मित्रों सूत्र है। ठीक, चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं हम लोग। अब तो ये रहा अगला सूत्र, सोचिलोपे चेत पाद पूर्णम। और इसी सूत्र के साथ ही हम लोगों का विसर्ग संधि समाप्त भी हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं मित्रों इस सूत्र को। तो यह सूत्र भी कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। ठीक, किसका विधान करता है, यह भी सकार के लोप का ही विधान करता है ना। अब देखते हैं हम लोग सूत्र में कह रहे हैं कि सह अच, अर्थात जो तद शब्द है, जो हम लोगों ने पिछले सूत्र में क्या पढ़ा था, एतद और तद, है ना, एतद और तद तो दोनों को देखा था, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि सिर्फ ये तद हो। ठीक, इस तद शब्द के स का इसका लोप हो, तद के स का लोप हो, अच अर्थात अच परे होने पर, स का लोप। ठीक है ना, लोपे कि स के अच का लोप हो, तद के स का अच का लोप, स के तद के स का लोप हो अच परे होने पर। राइट, चलिए, लेकिन कंडीशन रखते हैं कि चित पाद पूर्णम, कि यदि चेत मन यदि पाद पूर्ण, यदि वो पद को पूरा करेगा तो ही आप उसको करिएगा लोप, अन्यथा नहीं करना है लोप। ठीक, अब उदाहरण में देखते हैं मित्रों, लिखा हुआ हम लोगों को है ना कि सहसा दशरथी राम, सहसा दाशरथी राम, सहसा दाशरथी राम। और फिर अगर इसी के आगे मित्रों जो श्लोक है यदि हम लोग जोड़ दें, सहसा राजा युधिष्ठिर। ठीक है ना, सहसा राजा युधिष्ठिर। यह अनुष्टुप छंद है मित्रों, है ना, युधिष्ठिर। ठीक, अब इसी प्रकार से आगे हो जाएगा, सहस करणो ये त्यागो सहस भीमो महाबला। ठीक, इस तरह से यह अनुष्टुप छंद है ना, यह अनुष्टुप छंद है मित्रों। और कैसा अनुष्टुप है, तो कह रहे पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद है। और इसमें जो है कि प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, है ना। ये देखिए, एक चरण यहां तक रहा, दूसरा चरण यहां तक रहा, इसमें 8 अक्षर होने चाहिए, तभी यह पद पूरा माना जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा ना हम लोगों को। देखिए 1 2 डा 3 श 4 र 5 थ 6 और र 7 म 8, यह 8 होते हैं। इसमें भी देखेंगे तो आप लोगों के 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां भी होगा। इसी तरह से मित्रों श्लोक का जो सहस करणो महात्यागो है ना, फिर है कि सहस भीमो महाबला, इसमें भी देखेंगे तो आप लोगों का 8 अक्षर ही आएंगे। यह छंद हुआ हमारा। अब कह रहे यदि इसको पाद को पूरा करना है तब, अब मान लेते हैं हमारा ऐसा कंडीशन आ गया कि इसको 9 अक्षर हो जा रहा था, तब आप तद के सकार को अच परे होने पर सकार का लोप कर सकते हैं, वो भी अच परे होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं यहां पर। तो यहां पर मित्रों देखिए हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, सस
इस तरीके से अगर विच्छेद कर लिया जाए तो एश। आ गई बातें समझ में, शश एश, है ना। अब यही था हम लोगों का कंडीशन। अब मित्रों देखिए तत् अर्थात तद, तद का ही है यह, ठीक। तो यहां पर सकार का लोप होगा क्योंकि अच परे है, और हम यदि अगर लोप कर देते हैं, लोप कर लेने के बाद संधि करके हम बना लेते हैं, ऐसा हमारा पूरा हो जाता है। यदि इसका लोप नहीं करते हैं तब क्या कंडीशन होगा, तब मित्रों इसको सकार को, इसके सकार को रू आदेश होगा, रू को या आदेश होगा, यह के बाद हम इसको लगा देंगे, बन जाएगा सयेश, है ना। क्या बन जाएगा, सयेश, ठीक। अब जब सयेशा बन जाएगा तो गिन लीजिए, अब यहां तक जब 2 अक्षर था तो यहाँ 8 थे, अब यह 3 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 9 अक्षर हो जाएंगे। तो जब 9 अक्षर हो जाएंगे तो ये पद हमारा भंग हो रहा था, ये पद हमारा क्या हो जाता, भंग हो जाता। इसलिए करें कि यदि आपको पद पूरा करना है, यदि आपको पद पूरा करना है, तब आप इस स के तद के सकार का आप अच परे होने पर वैकल्पिक लोप का, अरे अच परे होने पर लोप कर सकते। याद रहे, अगर व्यंजन रहेगा तो लोप नहीं होगा, अच परे होना चाहिए तभी लोप कर सकते हैं आप, ठीक। तो हम समझते हैं मित्रों, ये समझ में आ गया। हाँ, यदि ये भी बात है, यदि आपका पद पूरा यदि हो जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप इसको लोप भी करें, है ना, ठीक। तो हम समझ रहे हैं मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को ये सारी बातें और किस कंडीशन में हो रहा है ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मित्रों हम लोगों का इसी के साथ चलिए, अच्छा इसमें अगर प्रश्नोत्तरी की थोड़ी सी अगर देख लेंगे, चर्चा अगर कर ले, तो यहाँ पर सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा मित्रों कि शैशः में किस सूत्र से सकार का लोप हुआ है, किस सूत्र से सकार, इतना उदाहरण में रखेगा परीक्षा में, है ना, इतना। और पूछ देगा इस शैशः के सकार का लोप किस सूत्र से हुआ है, तो सोच लोपे चेत पाद पूर्णम लगाइएगा, है ना, एतत् तदोः वाला मत लगा, ये लगा दीजिएगा, राइट। चलिए ये बातें हो गई, अब देखते हैं आगे। अब बाकी इसमें ऐसा कुछ विशिष्ट होगा नहीं, बस यही हम समझते हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मित्रों आज हम लोगों का इसी के साथ ही विसर्ग संधि समाप्त हो चुकी है। अब आगे क्या अध्ययन करना है, चूंकि इसके अगला जो सोपान है मित्रों वह कौन सा है, संधि, अरे संज्ञा विचार, है ना। अब संज्ञा विचार में देखिए तृतीय सोपान में संज्ञा विचार में क्या है कि पूरे रूप की सिद्धि करनी होगी, है ना। तो हम समझ रहे हैं उसमें ज्यादा समय लगेगा और उधर से कोई विशिष्ट प्रश्न पूछता नहीं है, है ना। बाकी अगर सिद्धि अगर बतानी रहेगी तो सिद्धि अगर जब समय रहे तो पढ़ा जाए तो बेहतर है हमारे विचार से। फिर उसके बाद है संज्ञा के बाद सर्वनाम विचार, फिर विशेषण विचार, इसके बाद है कारक है। तो हम समझ रहे हैं अगर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को आप लोग बस पढ़ लें, किनकी पुल्लिंग संज्ञा होती है, किन शब्दों की स्त्रीलिंग संज्ञा होती है और किन शब्दों की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब इत्यादि संज्ञाएं होती हैं। अगर ये सब सिर्फ पढ़ने की बात है, ये सब जानकारी रखने की, तो पुस्तक में दिया हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मेरे विचार से यदि कारक प्रकरण को ही पढ़ा जाए तो बेहतर होगा, और यदि नहीं आप लोग कहेंगे तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें से इतना प्रश्न नहीं आता मित्रों जितना कि कारक से आता है, ठीक। तो पहले कारक हमारे विचार से पढ़ लिया जाए, समय बचेगा तो इसको भी देख लिया जाएगा, ठीक। अभी कारक पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, ये सारे तो अध्ययन करने हैं अभी। तो हम समझ रहे जो महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न उस प्रकार से पूछा ही जाता है उसको पहले हम लोग कवर कर ले, इसके बाद समय बचेगा तो इस शेष का अध्ययन हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अब कल संडे है, रविवार है, एक सूचना और भी देनी है, कल रविवार है तो कल आराम कर लीजिए आप लोग भी और हम भी आराम कर लेते हैं। अब हम लोग परसों मिलेंगे सोमवार को, परसों नहीं कल सोमवार को, अरे हाँ परसों सोमवार को, ठीक है, परसों सोमवार को ठीक इसी समय 11 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।